नमस्कार। स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम सोनाली है। देखिए, यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि इसके साथ साथ आपके सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर मैंने करवाती हूँ आपको। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा जीके संबंधित। किससे होगा? जनरल मतलब कि सामान्य ज्ञान संबंधी प्रश्न होंगे। आप पे कुछ आज टॉपिक नहीं लिया है, आज सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिए हैं मैंने मिक्स में। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप आंसर ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आप जो लिख देते हो आप कभी नहीं भूलते। इसके साथ साथ आपको क्वेश्चंस के आंसर देना ही है, ठीक है? जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है उसे आंसर देना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। इसके साथ साथ आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए, ताकि आपको अभी ही याद हो जाए, बात के लिए आप कुछ भी नहीं रखो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रश्न। प्रश्न पहला है हमारा, जापानी कला इकेबाना किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास 4। फूलों से सजावट, दीवार चित्रकला, मूर्तियाँ, या इसमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप आंसर ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए तो हम देख लेंगे कि जो जापानी कला है जिसे इकेबाना, ठीक है, यह किससे संबंधित है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि यह फूलों से संबंधित है। क्या होता है इकेबाना? जो जापानी कला है, ठीक है, क्या है? यह एक कला है जो फूलों से सजावट से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंपॉर्टेंट है, भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन देखो, बिरहोर, भील, संथाल या कोल। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आंसर कमेंट जरूर कीजिए। देखिए, जो भरत आंदोलन है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है? क्या लड़ाई झगड़े से है? नहीं। देखो क्या है यह। तो जो भरत आंदोलन है ना, यह भील जनजाति से संबंधित है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी तो सही हो गया। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें जान भी लेंगे हम, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन का आंसर जान लेना नहीं, क्वेश्चन के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो कि यह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में है। क्या? भगत आंदोलन, ठीक है। कहाँ कहाँ पर है यह? तो यह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में है। जब कोई भील भगत हो जाता है, क्या हो जाता है? देखो ध्यान से सुनना, जब कोई भील भगत हो जाता है तो उसे मांस, अंडे और शराब का त्याग करना पड़ता है। वो दहेज भी नहीं, मतलब दहेज भी स्वीकार नहीं करते। यह आंदोलन 300 साल पुराना है। कितने साल पुराना है? तो यह जो आंदोलन है यह 300 साल पुराना है, यह आपको याद रखना है। इसके साथ साथ और देख लेंगे हम कि यह आंदोलन 3 साल पुराना है, तो हमने देख लिया है। और राजस्थान के माओजी सबसे पुराने भगत थे। सबसे पुराने भगत कौन थे? तो राजस्थान के जो माओजी नाम के एक शख्स थे जो कि सबसे पुराने भगत थे। उनके राजस्थान के जो भासवाड़ा है ना, वहाँ पे डूंगरपुर जिले में काफ़ी अनुयायी है। हमें क्या याद रखना है कि भगत आंदोलन किससे संबंधित है? तो भगत आंदोलन है यह भील से संबंधित है। इसमें क्या होता है इस आंदोलन में? तो इस आंदोलन में मांस, अंडे, शराब वगैरह का त्याग करना पड़ता है। और यह कहाँ कहाँ पर आंदोलन चलता है? तो यह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में यह आंदोलन है, अभी भी है, ठीक है, जो कि 300 साल पुराना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिफेंट की जो गुफाएं है मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? वंश पूछा गया है, ठीक है, किस वंश से संबंधित है? तो देखो कि जो एलिफेंट की गुफाएं है ना, यह राजपूत जो वंश है उससे संबंधित है। किससे? जो राजपूत, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखो इन्हें 1987 में यूनेस्को, नोट कर लेना कि 1987 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। किसका दर्जा मिला है इसे? तो इसे विश्व धरोहर का दर्जा भी मिला है। एक बार और देख लीजिए, जो एलिफेंट की गुफाएं है यह राजपूत वंश की है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके साथ साथ इन्हें 1987 में यूनेस्को ने, तो यूनेस्को उसने क्या करा है? उन्होंने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखेंगे, बेंगलुरु, मैसूर, मुंबई या दिल्ली। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप आंसर जरूर कमेंट कीजिए। चलिए हम देख लेंगे केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। तो जो केंद्रीय भाषा भारतीय संस्थान है यहाँ मैसूर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मैसूर में स्थित है, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, इसके बारे में जान लेंगे। इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 17 जुलाई, सन कौन सा? तो सन 1969 में, ठीक है, 17 जुलाई 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। अब देखो कि इसका
कार्य क्या है? जो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, इसका कार्य जो मानव विकास जो मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यकाल है, जिस इसका जो उद्देश्य है वह क्या है? तो इसका उद्देश्य है भाषा के जो मामले होते हैं ना, मतलब कि जो भाषा के जो जितने भी मामले हैं वह केंद्र राज्य सरकारों को सलाह एवं सहायता प्रदान करना है। ठीक है, मतलब भाषाओं के मामले में क्या करता है? यह केंद्र और राज्य सरकार को सलाह या सहायता प्रदान करता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? किसकी? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की जो स्थापना की गई थी वह की गई थी 17 जुलाई 1969 में। कहाँ पर है स्थित है यह? तो यह मैसूर में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संगीत में अभंग किस देवता के भजन है? ऑप्शन देखेंगे, जगन्नाथ, नारायण, विठल या वामन। ठीक है, चलिए अगर आपको इसका आंसर पता है तो आंसर जरूर कमेंट कीजिए। हाँ, तो देख लेंगे हम भारतीय जो संगीत है ना, इसमें अभंग किस देवता का भजन है? तो भारतीय संगीत में जो अभंग है वह विठल, जो लिखा है ना ये विठल, सॉरी हाँ विठल भगवान का भजन है। किसका है? जो विठल भगवान होते हैं उनका क्या है? यह भजन है। आगे देख लेंगे हम, प्रथम अभंग संत तुकाराम ने गाया था। अब सबसे पहले यह भजन किसने गाया था? तो यह संत तुकाराम जी ने इस भजन को गाया था। किसको? अभंग भजन को गाया था। ठीक है, अब यह कहाँ किस देवता को है? तो यह जो विठल देवता है उनको समर्पित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय मूल के निम्नलिखित किस व्यक्ति का नाम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन देखेंगे हम, शेर मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी, सालेह वाहिद या मोहुद्दीन साइद करमुद्दीन, और आखिरी ऑप्शन है आपका मोहन जशन मली। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप आंसर ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए, तो क्या आएगा कि भारतीय मूल में किस व्यक्ति का नाम कहाँ पर दर्ज है? यरूशलेम में। ठीक है, यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला का नाम जुड़ा हुआ है, मतलब किस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है यह पूछा गया है हमसे। तो देखो कि जो शेख मोहम्मद मुनीर हसन है ना, शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका, इन्हें यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला में से जुड़े हुए हैं। कहाँ पे? यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से क्या है? यह जुड़े हुए हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, नृत्य रूप लटापद किस नृत्य संबंधित है? कौन सा जो लटापद है यह किस नृत्य संबंधित है? कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम या ओडिसी? देखो मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, ये वाला पूरा जो चैप्टर है हमारा, यह मैंने आपको कल बहुत अच्छे से समझाया था। कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको कुछ और नृत्य के बारे में बताया था कि यह नृत्य किस प्रकार से किया जाता है। तो देखो कि इसका जो सही आंसर है ना वह ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, कि जो लटपदा है ना, सॉरी लटापद, इसमें क्या होता है कि जो भरतनाट्यम है इससे संबंधित है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का, आप सभी जानते हैं कहाँ का है, तमिलनाडु का, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था। चलिए, तो क्या क्वेश्चन है हमारा कि नृत्य रूप लटापद किस नृत्य संबंधित है? तो किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? ऑप्शन देखेंगे हम, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या बिहार। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आंसर जरूर कमेंट करते चलिए। ठीक है, बार बार बोलना पड़ता है। तो देखिए कि जो भीमा देवी का मंदिर है ना, यह उत्तर भारत का खजुराहो है। क्या कहा जाता है इसे? उत्तर भारत का खजुराहो भी कहा जाता है। किसे? जो भीमा देवी का जो मंदिर है इसे उत्तर भारत का क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का खजुराहो है। ठीक है, और खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में, आपको यह भी पता है। चलिए, तो हमसे क्या पूछा गया? प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है, ऐसा पूछा गया। तो एक बात तो याद रख ली कि इसे उत्तर भारत का क्या कहा जाता है? खजुराहो कहा जाता है। अब मैंने आपको तो आंसर पता चला गया होगा। तो देखो कि उत्तर भारत का इसे खजुराहो कहा जाता है, तो यह कहाँ पर है? यह हरियाणा जिले के पंचकुला जिले में स्थित है। कहाँ पे? हरियाणा जिले के पंचकुला
जो जिला है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जो भीमा देवी है इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस उत्तर भारत का क्या कहा जाता है, खजुराहो भी कहा जाता है। ठीक है, पर यह कहाँ किस प्रदेश में है, तो यह हरियाणा में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, रिगोन थुप्टेन मनोविज्ञान मठ कहाँ है। ऑप्शन है उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या सिक्किम। चलिए तो हम इसके बारे में जान लेंगे, अगर आप जानते हो तो आप ज़रूर बताइए। चलिए देखो कि रिगोन जो थुप्टेन है यह मनोविज्ञान मठ उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखो उड़ीसा में जिस उद्घाटन दलाई लामा ने इसे 2010 में किया था। ठीक है, कब स्थापित किया था, 2010 में इसे स्थापित किया गया था। किसके द्वारा, दलाई के द्वारा। ठीक है, दलाई के द्वारा इसे स्थापित, दलाई जो नाम उनका पूरा नाम है दलाई नामा, इनके द्वारा इसे 2010 में क्या किया गया था, इस मठ को मनोविज्ञान मठ की स्थापना की गई थी। चलिए तो रिंगोन जो थुप्टेन मनोविज्ञान मठ है यह कहाँ पर है, तो यह है उड़ीसा में। अगला देखेंगे हम, अगला क्या है, रूममेटक मठ कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या जम्मू कश्मीर में। अब देखो कि रूमटेक मंदिर के बारे में पूछा गया है हमसे, तो जो रूमटेक मठ है ना, यह धर्म चक्र भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है, वह क्या है, इसका एक और नाम, तो इसका एक और नाम है धर्म चक्र। ठीक है, धर्म चक्र भी कहा जाता है रूम टेक मठ को। आगे देख लेंगे, यह सिक्किम की राजधानी गंगटोक के पास है। ठीक है, सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक के पास है। मतलब सिक्किम भी आ सकता है या गंगटोक भी आ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। मतलब जो रूमटेक मठ है वो कहाँ पर है, सिक्किम के गंगटोक राज्य में, सॉरी जो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक वहाँ पर ही स्थित है। अब रूममेटक मठ को क्या कहा जाता है, तो इसे धर्म चक्र भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम। अगला है आपके लिए, ये तो आप सभी को आता ही होगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता किस प्रदेश से थे। ऑप्शन है आपका केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या सिक्किम। अगर आपको इसका आंसर पता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। हाँ तो चलिए हम देख लेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार। पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा गया है हमसे कि जो पहले विजेता है वह किस प्रदेश से थे, किससे, ज्ञानपीठ पुरस्कार के। तो देखो जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था ना वह कब दिया गया था, तो वह 1965 में दिया गया था। ठीक है, पहला। आगे देखेंगे कहाँ पर, तो मलयालम के लेखक जी जो शंकर कुरुप को मिला था। ठीक है, कहाँ के, जो मलयालम के लेखक जी शंकर गुरु को मिला था। अब मलयालम कहाँ है, मलयालम कहाँ है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के जो पहले विजेता है किस प्रदेश से हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने आपको ये बता दिया है कि यह पहला 1965 में दिया गया था। अगर इस पुरस्कार के बारे में और अगर आपको कुछ जानकारी पता है तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर आपको कल मिलेगा, यह आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क। ठीक है, रोजाना मैंने आपको 10 क्वेश्चन करा दिया, 11 क्वेश्चन था, ये आपके लिए था। चलो कोई बात नहीं, मैंने आधा बता दिया है, अब आधा आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इसके साथ साथ मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए वो आपके जीके से संबंधित थे, मतलब कि मिक्स थे। ठीक है, आज थोड़ा सा अलग हो गया है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, थोड़ा अलग अलग भी पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आपका होमवर्क क्या रहेगा, वह यह रहेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पहले विजेता किस प्रदेश से स्थित है, यह आपका होमवर्क रहेगा। इसके साथ साथ आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप हमारे IAS पॉइंट के कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, हम आपको ज़रूर आंसर बताएंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।